नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी आप सभी विद्वज्जनों का सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 10 हिंदी भाषा, इस प्रश्न पत्र को लेकर आपके सामने मैं विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, पिछली कड़ी में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसको देखते हुए भाषा का उद्भव किस रूप में हुआ, संसार के भाषा परिवार आदि को लेकर मैंने विस्तार के साथ मेरी बात आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। तो इस कड़ी के अंतर्गत मित्रों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को लेकर जब चर्चा की जा रही है, वो चर्चा इस रूप में है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली कड़ी में मैंने ऋग्वेद कालीन भाषा, तत्पश्चात की भाषा आदि को लेकर बड़े विस्तार के साथ आपके सम्मुख सप्रमाण कुछ मेरे विचार रखे थे। मित्रों, भाषा अशुद्धता से शुद्धता की ओर मार्गक्रमण करती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। भाषा बहते नीर के समान है। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, इस रूप में भाषा आगे निरंतर बढ़ती रहती है। भाषा बहते नीर के समान, इस रूप में हिंदी भाषा भी भले ही आज आपको साहित्यिक भाषा के रूप में स्थिर दिखती होगी, लेकिन हिंदी भाषा भी स्थिर नहीं है, क्योंकि वह उसका जन्म ही प्रकृति से हुआ है और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। आज भले ही हिंदी भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में मूर्त रूप धारण की होगी, लेकिन आप विभिन्न समय के साहित्य को देखिए, इसी मूर्त हिंदी भाषा ने अपने कई रूप समय के साथ बदले हैं। आज की जन भाषा कल की साहित्यिक भाषा बनती है और कल की साहित्यिक भाषा आगे चलकर यानी प्रमाण भाषा बनती है, मानक भाषा बनती है, प्रयोजन मूलक भाषा बनती है। क्योंकि जन भाषा को व्याकरणिक कोटियों में बांधकर उसके अंतर्गत साहित्य लिखा जाता है और साहित्यात्मक भाषा के सौंदर्य को अलग निकालकर केवल प्रयोजन उपयोगी भाषा का इस्तेमाल प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में आगे चलकर होता है। जैसे आज की साहित्यिक भाषा हिंदी, आज की प्रयोजन मूलक हिंदी और आज की जन भाषा हिंदी, इन तीनों भाषाओं में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। और यही अंतर हमें भाषा के इतिहास को पढ़ने के लिए आधार बनता है, सहायक बनता है। भाषा का विकास कैसे होता है? जन भाषा से साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा से मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा, स्टैंडर्ड भाषा, इस रूप में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट हिंदी, ये हिंदी की विकास यात्रा है। ये हिंदी का उद्भव और आगे चलकर का विकास है। समय के साथ भाषा मरती है, अपना पुराना रूप त्यागती है और नया रूप धारण करती है। मैं तो कहता हूं, भाषा कभी मरती ही नहीं। अपनी पुरानी लिहाज को वो छोड़ देती है। जैसे सांप
अपने जीर्ण चमड़ी को छोड़ता है, और जब वो छोड़ता है तो नए रूप में, नई चपलता के साथ अपना जीवन आगे जीता है। उस सांप की भांति भाषा है। सांप के दुर्गुण को मत लीजिए, उसके गुणों को देखिए। भाषा में भी उसी प्रकार की चपलता है। भाषा जब यानी साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त करते करते जड़ता बन जाती है, अपने आप को जड़ बनती है, तब वह नया रूप जन भाषा से प्राप्त करती है, अपने पुराने रूप को छोड़ देती है और बड़ी गति से, बड़ी चपलता से वो आगे बढ़ती है। ये भाषा की खास विशेषता। यानी सिद्ध साहित्य की भाषा, रासो साहित्य की भाषा, जैन बौद्ध साहित्य की भाषा हिंदी, संत साहित्य की भाषा, रीतिकालीन साहित्य की भाषा, आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग की भाषा, प्रेमचंद प्रसाद के समय की भाषा, साठोत्तरी साहित्य की भाषा और आज की भाषा में आपको बिल्कुल अंतर दिखाई देगा। यानी भाषा कठिनता से सरलता की ओर किस प्रकार से प्रवाहित हुई, यानी इसको लेकर, इसकी मूल रूप को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि पतंजलि के समय में व्याकरण शास्त्र जानने वाले विद्वान ही केवल शुद्ध संस्कृत का उपयोग करते थे और अन्य अशुद्ध संस्कृत बोलते थे। साधारणतः साधारण लोग स्वाभाविक बोली बोलते थे। आज आप सोचिए, हिंदी के व्याकरण को जानने वाले लोग शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, सामान्य लोग सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, और अत्यंत गंवार अशिक्षित देहाती लोग हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र की विभिन्न जनजातियों के लोग हैं, आदिम लोग हैं, वह अत्यंत सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन उनकी वह भाषा कालांतर में साहित्यिक भाषा बनेगी, क्योंकि भाषा उस जमीन से आती है, भाषा उस प्रकृति के गर्भ से आती है। इसलिए भाषा को प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। डॉक्टर चंद्रबली पांडे का मत है कि भाषा के इन दोनों वर्गों का श्रेष्ठतम उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जबकि अशोक वाटिका में पवन पुत्र ने सीताजी से द्विजी भाषा में बात करके मानुषी भाषा में बातचीत की। द्विजी मानुषी भाषा यानी प्राकृत भाषा। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने तत्कालीन भाषा को पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी देशी भाषा इस नाम से अभिहित किया है। वाल्मीकि ने जो हनुमान जी बात कर रहे थे तो वह भाषा, हनुमान जी की भाषा कौन सी? प्राकृत। और हनुमान जी से सीता जी बात कर रही थी तो सीता जी की भाषा कौन सी? संस्कृत।
यानी पात्रानुकूल भाषा यह श्रेष्ठ साहित्य की खास विशेषता है। और ये विशेषता, पात्रानुकूल भाषा की विशेषता, हमें वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलती है, जिसे द्विजी भाषा ये नाम दिया चंद्रबली पांडे ने। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि वह तत्कालीन भाषा पश्चिमोत्तरी मध्य देशी तथा पूर्वी देशी भाषा थी। परंतु डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे विद्वान प्राकृत को जनसाधारण की लोक भाषा न मानकर उसे एक कृत्रिम साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी मनुष्य के सामने कितने भी संदर्भ रखे जाए, लेकिन कुछ बातें, अतीत की बातें मनुष्य को काल्पनिक ही लगती है। ऐसा क्यों? आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि ये महात्मा गांधी हाड़ मास का मनुष्य नहीं था, बल्कि एक काल्पनिक व्यक्ति था। जैसे आज हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं कुछ लोग, उसी प्रकार से। लेकिन नहीं मित्रों, कल तुम्हारी संतानें, तुम्हारे वंशज की अगली पीढ़ियां तुम्हें भी काल्पनिक मानेगी। काल के साथ मनुष्य तो बदलता है, मनुष्य की भाषा भी बदलती है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे विद्वान कहते हैं कि प्राकृत यानी जनसाधारण की लोक भाषा न होकर वो एक कृत्रिम भाषा थी। जैसे आजकल कृत्रिम भाषा के रूप में विज्ञान तकनीकी की भाषाएं सामने आ रही है, जिसे मशीनी भाषा कहा जाता है। जिस भाषा में पारिभाषिक शब्दों का आधिक्य, कृत्रिम शब्दावली का आधिक्य, उस भाषा को कृत्रिम भाषा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है कि वेदकालीन कथित भाषा से ही संस्कृत उत्पन्न हुई और अनार्यों के संपर्क का सहारा पाकर वह अन्य प्रांतीय बोलियों में विकसित हुई। मूल संस्कृत ने अपने रूप को बदल दिया अनार्यों के संपर्क में आकर। संस्कृत ने केवल चुने हुए प्रचुर प्रयुक्त व्यवस्थित व्यापक शब्दों से ही अपना भांडार भरा, पर औरों ने वैदिक भाषा की प्रकृति स्वच्छंदता को भरपेट अपनाया। यही उनके प्राकृत कहलाने का कारण है। व्याकरण के विधि निषेध नियमों से संस्कारित भाषा शीघ्र ही सभ्य समाज की श्रेष्ठ भाषा हो गई तथा यही क्रम कई शताब्दियों तक जारी रहा। यद्यपि महात्मा गौतम बुद्ध के समय संस्कृत की गति कुछ शिथिल पड़ गई, परंतु गुप्त काल में उसका विकास पुनः तीव्र वेग से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के कालखंड में दीर्घ काल तक संस्कृत ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में सम्मानित रही। और इसी राष्ट्रीय भाषा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख भाषा यदि कौन सी है, तो उसी संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ, वह हिंदी। मित्रों, जनसाधारण अल्प शिक्षित वर्ग के लिए संस्कृत के नियमों का अनुसरण कठिन था, अतः वे लोक भाषा का ही प्रयोग करते थे। इसलिए महावीर स्वामी ने जैन मत के तथा गौतम बुद्ध ने बौद्ध मत के प्रसार के लिए लोक भाषा को ही अपनी वाणी का माध्यम बनाया। इससे लोक भाषा को ऐसी प्रतिष्ठा पद प्राप्त हुआ जिससे कभी पूर्व कल्पना भी नहीं की गई थी। यानी महावीर स्वामी ने, जैन महावीर स्वामी ने
प्राकृत का आधार लिया और गौतम बुद्ध ने तत्कालीन समय की जनभाषा पाली का आधार लिया। और जनभाषा में कही गई बात जनमानस तक पहुंचती है और समाज में क्रांति होती है। ऐसे इतिहास में कई उदाहरण हैं। महात्मा गांधी ने अपनी गुजराती इस मातृभाषा को स्वाधीनता आंदोलन की माध्यम भाषा नहीं बनाया। तिलक ने अपनी मातृभाषा मराठी को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की माध्यम भाषा नहीं बनाया। बिपिन चंद्र पाल ने अपनी बंगाली भाषा को स्वाधीनता आंदोलन की माध्यम भाषा नहीं बनाया। भगत सिंह ने अपनी पंजाबी को स्वाधीनता आंदोलन की माध्यम भाषा नहीं बनाया। सुभाष बाबू ने अपनी मातृभाषा बंगाली को स्वाधीनता आंदोलन की माध्यम भाषा नहीं बनाया, बल्कि इन सभी लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन की माध्यम भाषा किसको बनाया? तो तत्कालीन जनभाषा हिंदी को। और उसे ही जैसे गौतम बुद्ध के समय में उनके प्रचार प्रसार की माध्यम भाषा को पाली नाम दिया गया, उसी प्रकार महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन की माध्यम भाषा को हिंदुस्तानी ये नाम दिया। मित्रों, जो ताकत साहित्यिक भाषा में होती है उससे कई अधिक ताकत जो है जनभाषा में होती है। इस कारण जनभाषा भविष्य में उस समाज की प्रगत भाषा बनकर सामने आती है। इस प्रकार भाषा यह निरंतर प्रवाहित होकर अपने प्रौढ़ रूप को धारण करती है। जैसे नदी प्रवाहित होकर तब तक नहीं रुकती जब तक वह समुद्र तक नहीं पहुंचती, उससे न मिलती। तो उसी प्रकार से मित्रों भाषा है। मित्रों, यानी जनसाधारण अल्प शिक्षित वर्ग के लिए संस्कृत नियमों का अनुसरण करना कठिन था उस समय, जिस कारण जन सामान्यों ने तत्कालीन समय में गौतम बुद्ध के विचारों को अपनी भाषा में सुने, महावीर जैन के विचारों को अपनी भाषा में सुने, और संस्कृत भाषा साहित्यिक भाषा का मूर्त रूप धारण करके साहित्य में ही लुप्त हो गई और इस जनमानस के प्रचार प्रसार की प्रवाहित भाषा आगे बढ़ने लगी और उसका विकास आगे चलकर पाली भाषा का गुप्त काल में किया गया, गुप्त काल में हुआ। फिर भी संस्कृत भाषा का महत्व कभी कम नहीं हुआ। भास, कालिदास आदि के नाटकों में सुशिक्षित व्यक्ति तो संस्कृत बोलते हैं, परंतु अशिक्षित पात्र, क्रोविट चेक विदूषक तथा दास दासियां आदि प्राकृत में बातें करते हैं। परंतु ये सब जिन प्रश्नों के उत्तर प्राकृत में देते हुए दिखाई देते हैं, उन प्रश्नों को संस्कृत में ही पूछा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जनसाधारण भी संस्कृत को अच्छी तरह से समझ लेते थे, भले ही बोलने में उन्हें कठिनाई प्रतीत होती हो। जैसे आज जनसामान्य परिनिष्ठित हिंदी को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन उनको बोलने में कठिनाई महसूस होती है। यही स्थिति मित्रों तत्कालीन समय में भाषा को लेकर थी। अर्थात एक बात आपके समझ में आई होगी, भाषा के उद्भव को लेकर जन भाषा आगे चलकर साहित्यिक भाषा, प्रयोजनमूलक भाषा,
परिनिष्ठित भाषा के रूप में विकसित होती है, इस रूप में वह प्रवाहमान होती है, वह अपने सामान्य रूप से विशेष रूप को धारण करने के लिए निरंतर आगे बढ़ती है। ये भाषा के विकास की यात्रा होती है। तो मित्रों, आगे चलकर इसी पाठ्य अंश को, हिंदी भाषा उद्भव विकास को, अगली कड़ी में हम देखेंगे। धन्यवाद।